हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज चल रही है, प्री प्लस मेंस जो हमारी सीरीज है, उसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी का, वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। राइट। सो बेसिकली टेम्परेचर हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें टेम्परेचर में पहला पार्ट हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स टेम्परेचर इन्वर्जन एंड आइसोथर्मल लाइंस। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, प्रीवियस टॉपिक्स अगर आपने अभी तक कवर नहीं किए हैं, सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप जाएंगे, वहां पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और जनरल साइंस की। मेक श्योर कि आप इन सभी सेशंस को देखें, इन प्लेलिस्ट में जो सभी सेशंस हैं उनको देखें। उनमें जो पूछे हैं मैंने सवाल, उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी आप फील करते हैं उन सेशंस के बारे में। उसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट मिलता है। प्लस से ऑलवेज बेटर रहता है आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में ऑब्वियसली आपको फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें, बिकॉज दीज प्लान्स आर रादर वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट्स फॉर यू। आइकॉनिक में आपको एक गाइड प्रोवाइड किया जाता है, एक पर्सनल गाइड प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको पूरी प्रिपरेशन में आपके साथ रहेगा। उसके अलावा जितना भी आप टेस्ट देंगे, उस टेस्ट का आपका एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सपर्ट्स की आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा। दीज आर दी एडिशनल फीचर्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान्स। उसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जीएस प्लस ऑप्शनल के कॉम्बो ऑफर को सब्सक्राइब करें, जो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है आपके लिए। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली कोड यूज करेंगे मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन प्लान्स को, राइट। और अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए मेगा कॉम्बैट ऑफर, 10 करोड़ तक के पूल में से आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल सकती है, राइट। उसके अलावा 100% डिस्काउंट मिलेगा आपको ऑन पार्टिसिपेशन और मिल सकता है, दैट मीन्स उसके अलावा बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट्स जो है वो अवेलेबल हैं। 19 सितंबर को 11 बजे ये अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। वैसे तो हर संडे 11 बजे होता ही है। एनरोल करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा मेरा, दैट इज़ चौहान सर हिस्ट्री। 60 मिनट्स में आपको 56 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और प्री के लिए बहुत ही बेहतरीन मॉक की तरह भी एक्ट करेगा आपके लिए। तो मेक श्योर कि आप एनरोल करें अनअकैडमी के मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में। ऑलराइट। उसके अलावा लास्ट मंथ एट दिस प्राइस अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए स्पेशल प्राइस। वीक्स 13 से 17 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है। प्लस जीएस प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक जीएस और आइकॉनिक कॉम्बो में आपको बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट्स हैं। देखिए ये है डिस्काउंट्स। एक ईयर का प्लान आपको प्लस जीएस 40,095 रुपीज़ में पड़ेगा। प्लस कॉम्बो आपको 46,740 में। आइकॉनिक जीएस 1 साल के लिए आपको 60,345 में और आइकॉनिक कॉम्बो आपको 63,989 रुपीज़ में। बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइजेस हैं। जैसे कि प्लस कॉम्बो आप लेते हैं, वैल्यू फॉर मनी पैकेजेस आपके लिए कॉम्बो पैकेजेस, जिसमें आपको जीएस के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, जीएस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल भी मिलता है। उसके अलावा आप 2 साल या 3 साल के प्लान्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। 13 से 17 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है। सो मेक श्योर कि आप एक्सप्लॉइट करें इतने हाई डिस्काउंट्स को और अपनी प्रिपरेशन को थॉरली शुरू करें, क्योंकि बहुत ही जल्द प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस और 2 ईयर के बैचेस शुरू हो रहे हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन लें और जुड़े इन बैचेस के साथ और अपनी प्रिपरेशन को थॉरली शुरू करें। बाइलिंगुअल और इंग्लिश में ये बैचेस जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हमें पढ़ना है टेम्परेचर। बेसिकली टेम्परेचर से हम कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो मैंने अभी तक आपको ज्योग्राफी में, या फॉर दैट मैटर ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी में क्या बताया था आपको मैंने, कि क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ने का हमारा तरीका क्या है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का फंडा हम यूज कर रहे हैं। यानी कि अभी तक हमने क्या समझा, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद समझने की कोशिश करी, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर समझा। फिर उसके बाद हमने समझने की कोशिश करी हीट को
और हीट वाले टॉपिक में हमने हीट बजट एज वेल एज इंसोलेशन को समझा, है ना। हीट बजट और इंसोलेशन को कवर किया था। और अब हम इंसोलेशन को जब अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरह अर्थ पर इंसोलेशन वेरी करता है, राइट। इंसोलेशन मैंने आपको क्या बताया था, I इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। किस तरह की एनर्जी, सोलार एनर्जी जो अर्थ रिसीव कर रही है, और कितना रिसीव करती है, कितना रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना रेडिएट बैक हो रहा है, कितना इवेपोरेशन में जा रहा है, कितना कंडक्शन कन्वेक्शन के माध्यम से जा रहा है। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग वाला जो बैलेंस है, जो अकाउंटिंग ऑफ सोलार रेडिएशन हमने धरती के ऊपर किया था, या नेट एक्यूमुलेटेड एनर्जी जो हमने देखी थी, जो फाइनली रेडिएट बैक हो जाती है, राइट, जिस वजह से इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग बन जाता है ना, एनर्जी का एक अकाउंटिंग हमने करी थी। तो हीट बजट, दैट मीन्स हमने हीट बजट को काफी अच्छे से समझा था। उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, है ना। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको इंसोलेशन बहुत अच्छे से समझा दिया था। नाउ अब हमें समझना है क्या, टेम्परेचर। मैंने क्या बताया था आपको कि कॉज और इफेक्ट का फंडा, कि टेम्परेचर इंसोलेशन की वजह से होगा, कॉज है धरती के ऊपर टेम्परेचर बढ़ने या घटने का कॉज है इंसोलेशन, राइट। और फिर उसका इफेक्ट हम समझेंगे, टेम्परेचर के बढ़ने से इफेक्ट क्या होगा। टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से हमें प्रेशर पर इफेक्ट दिखेगा, प्रेशर की डिफरेंट बेल्ट्स की वजह से हमें, राइट, क्या देखने को मिलेंगी, विंड्स देखने को मिलेंगी, राइट। विंड्स के चलने से या विंड्स के अलग अलग पैटर्न की वजह से हमें प्रेसिपिटेशन और लेट्स से ह्यूमिडिटी में अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का फंडा हमें समझना है, क्लाइमेटोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको मेरे सेशन से मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो सबसे पहले सेशन से देखना शुरू करें, क्योंकि एक पूरी सीरीज़ है। खासतौर पे क्लाइमेटोलॉजी के लिए तो मैं बहुत खासतौर पे ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में तो कॉज एंड इफेक्ट का फंडा है। दैट मीन्स हीट समझ आएगा तभी टेम्परेचर समझ आएगा, टेम्परेचर समझ आएगा तभी प्रेशर समझ आएगा, प्रेशर समझ आएगा तभी आप ह्यूमिडिटी को अच्छे से समझ पाएंगे, या अदर वेदर या क्लाइमेटिक फिनोमिनास को अच्छे से आप कवर कर सकेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हिस्ट्री में मैंने आपको क्या फंडा बताया था, हिस्ट्री में हमें प्रोसेस ऑफ चेंज समझना होता है। यहाँ पर हमें कॉज एंड इफेक्ट का फंडा है क्लाइमेटोलॉजी में, सिंपल एज दैट। तो इस तरह के छोटे छोटे फॉर्मूले हमें लगाने पड़ेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर सकें, राइट। और यही मेरा पढ़ाने का, आप जानते हैं मेरे पढ़ाने की पूरी फिलॉसफी कॉन्सेप्ट से ही जुड़ी हुई है। फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्यूमुलेट करते हैं जितने कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बोला ही है कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी की तो कवर करनी ही है। उसके अलावा जो हायर मतलब स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं वो मैं इवेंचुअली आपको सजेस्ट करना शुरू कर दूंगा जब हम बड़े टॉपिक्स जो हैं वो कुछ कवर कर लेंगे, क्योंकि ये प्री प्लस मेन सीरीज़ है। तो इसमें हमें कुछ हायर स्टैंडर्ड की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्योंकि हमें करनी है यहाँ पर, राइट, ज्योग्राफी के लिए, GS1 के लिए। सो आज का टॉपिक है हमारा टेम्परेचर, जिसमें हम सबसे पहले तो कॉज एंड इफेक्ट का फंडा समझ चुके हैं। दैट मीन्स हमें स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पता होना चाहिए, हमें हीट में हीट बजट और इंसुलेशन का फंडा पता होना चाहिए, तब जाकर हम टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर में बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, टेम्परेचर में हम पढ़ने जा रहे हैं द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, है ना। धरती के ऊपर टेम्परेचर वेरिएट किस तरह करता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि धरती के ऊपर इंसोलेशन वेरिएट कर रहा है, तो अगर इंसोलेशन वेरिएट कर रहा है तो टेम्परेचर भी वेरिएट करेगा। मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल बेसिक फंडा की टेम्परेचर, या सॉरी नॉट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को आज इंट्रोड्यूस करते हैं, बट इंसोलेशन और लेटीट्यूड के साथ मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था कि लेटीट्यूड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंसोलेशन, कि जैसे जैसे लेटीट्यूड बढ़ता जाएगा इंसोलेशन जो है वो कम होता जाएगा। तो इस तरह के हमने कंक्लूजन्स पिछले टॉपिक में कवर किए थे, राइट। तो आज हमें टेम्परेचर के लिए खेलना है, तो टेम्परेचर में भी हम वेरिएशन या टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। फिर हम पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट टॉपिक में टेम्परेचर इन्वर्जन, और फिर फाइनली हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल लाइंस, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या वर्टिकली टेम्परेचर कैसे वेरिएट करता है, तो धरती की सरफेस के ऊपर, है ना। वर्टिकल वेरिएशन क्या हुआ कि धरती की सरफेस से ऊपर, यानी कि एटमॉस्फेयर के जितने भी लेयर्स हैं उसमें अब जैसे ग्रेजुअली मतलब हाइट जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, सो दैट मीन विद द इंक्रीज ऑफ हाइट टेम्परेचर कैसे वेरिएट कर रहा है इन अ गिवन एरिया, राइट। क्योंकि हम गिवन एरिया की बात करेंगे
और जब हम गिवन एरिया की बात करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पर पहुंच जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ किस तरह वेरिएट कर रहा है ना, नॉट जस्ट इक्वेटर से पोल्स, लेकिन मान लीजिए प्राइम मेरिडियन से एंटी मेरिडियन की तरफ भी, यानी दोनों इक्वेटर से पोल्स की तरफ भी और प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट तक हॉरिजॉन्टली धरती की सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर कैसे वेरिएट कर रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे हम टेम्परेचर इन्वर्जन विच विल बी द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ वर्टिकल वेरिएशन इन टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर वर्टिकली जो है वो किस तरह वेरिएट कर रहा है, और हम टेम्परेचर इन्वर्जन देखने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स अगर वर्टिकली, मान लीजिए वर्टिकली विद द इंक्रीज ऑफ हाइट टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहा है, आज हम समझते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ हाइट कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो हम देखेंगे कि विद द इंक्रीज ऑफ हाइट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कैसे कर रहा होगा। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन के फंडे जो है वो हम मतलब टेम्परेचर के टॉपिक में थर्ड टॉपिक में समझेंगे, और लास्ट में हम समझेंगे फिर आइसोथर्मल लाइंस के बारे में। आइसोथर्मल, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, थर्मोस या थर्मल वर्ड का मतलब है हीट। सो यानी कि अर्थ पर, अर्थ के ऊपर जो है वो ये हमारा इक्वेटर है, और हम देखेंगे कि कहां कहां पर ऐसे जोन्स हैं जहां पर हमें सेम टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं, उनको हम लाइंस के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आइसोथर्मल लाइंस पर अभी मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आगे आने वाला टॉपिक में हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम टेम्परेचर के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन को अगर हम समझ लें, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को अगर हम समझ लें, फर्दर जो टेम्परेचर इन्वर्जन है या आइसोथर्मल लाइंस हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमें ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि टेम्परेचर के साथ हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये पूरा एक ही टॉपिक है वैसे, ये पूरा टेम्परेचर, जिसको 4 पार्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ना, टेम्परेचर से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ज्योग्राफी की आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। तो ज्योग्राफी इज व्हाट? स्पेशियल वेरिएशन, सिंपल एज दैट, कि जब हम स्पेशियल या वेरिएशन विद स्पेस को, या जब हम स्पेशियल वेरिएशन को स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफी। तो स्पेशियल वेरिएशन यानी वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हम स्टडी कर रहे हैं किसके अंदर? ज्योग्राफी के अंदर। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर स्टडी कर रहे हैं किस पर? ज्योग्राफी के अंदर। और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन कहां हो रहा है? ये स्पेस में हो रहा है ना, एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में हो रहा है। या हम टेम्परेचर इन्वर्जन एक पर्टिकुलर एरिया में पढ़ने जा रहे हैं, या आइसोथर्मल लाइंस हम पूरे अर्थ के ऊपर जो है वो पढ़ेंगे, राइट। तो स्पेशियल वेरिएशन जब भी हम पढ़ते हैं, या स्पेशल वेरिएशंस अगर आप पढ़ रहे हैं धरती के ऊपर, तो वो बेसिकली ज्योग्राफी सब्जेक्ट का हिस्सा है। दैट मीन्स स्पेशल वेरिएशन में आपका पॉपुलेशन भी आ जाएगा, कि लिटरेसी अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ रही है इंडिया में, तो वो क्या है? स्पेशल वेरिएशन है ना। या उसके अलावा सेक्स रेशो अगर डिफरेंट स्टेट्स का अलग है, तो वो क्या है? स्पेशल वेरिएशन है, राइट। तो ये एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ज्योग्राफी की आपको अपने ध्यान में जहन में रखनी है, कि ज्योग्राफी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ स्पेशल वेरिएशंस, राइट। और जितने भी स्पेशल वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, और उन स्पेशल वेरिएशंस में से आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? टेम्परेचर किस तरह वेरिएट कर रहा है। और मैंने आपको क्या बोला? कॉज एंड इफेक्ट है। तो स्पेशल वेरिएशन में नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? प्रेशर। फिर स्पेशल वेरिएशन में क्या पढ़ेंगे? ह्यूमिडिटी। फिर प्रेसिपिटेशन। फिर बड़े फिनोमेना लाइक साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स। फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हम चले जाएंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी को भी आप जो है वो ओवरऑल ज्योग्राफी अगर आप एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपको वहां पर कवर करनी पड़ती है। वहां पर भी स्पेशल वेरिएशन ही हो रहा है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम स्पेशल वेरिएशन ही पढ़ रहे होंगे। इंडियन ज्योग्राफी में भी हम स्पेशल वेरिएशन ही पढ़ रहे होंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, राइट, या फ्लोरा एंड फौना का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। तो ये स्पेशल वेरिएशन ही ना, धरती की सरफेस के ऊपर वेरिएट कर रहा है ना, कि कहीं पर फ्लोरा ज्यादा है, कहीं पर किसी पर्टिकुलर तरीके का फ्लोरा ज्यादा है या फौना ज्यादा है। सो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ज्योग्राफी की आपको अपने ध्यान में रखनी है, कि हमें स्पेशल वेरिएशंस पढ़ने हैं, राइट, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एक और पॉइंट है, स्पेशल एज वेल एज, देखिए वैसे तो ज्योग्राफी को आप जनरली स्पेशल वेरिएशंस की स्टडी बोल सकते हैं, अदरवाइज यहां पर आप एक और चीज जोड़ लेंगे, टेम्पोरल भी हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी के साथ ज्योग्राफी में आप टेम्पोरल वेरिएशंस भी पढ़ते हैं, है ना। किसी भी एक क्वांटिटी, या मान लीजिए क्या है, ये एक
क्वांटिटी ही है ना, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट ही कर पा रहे हैं ना टेम्परेचर को। टेम्परेचर बेसिकली है क्या, डिग्री और केल्विन मेजरमेंट ऑफ हीट। मैंने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आपको टेम्परेचर की दी थी कि टेम्परेचर बेसिकली मेजरमेंट है किसका, हीट का। हीट क्या है, एक एनर्जी है। तो डिग्री, जिसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है। वो अब मैं आपको फिजिक्स में समझाऊंगा कि ये डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन जो है वो क्या होता है, राइट। इसलिए हमारी क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो इंट्रा डिसिप्लिनरी एज वेल एज इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच भी बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको सब ये स्टैटिक बता रहा हूं, इवेंचुअली मैं आपको डायनेमिक पर भी लेकर आऊंगा ज्योग्राफी के, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए हमारे लिए डायनेमिक वाला पार्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो खैर, अब टेम्परेचर में हम समझ गए हमें क्या क्या पढ़ना है। टेम्परेचर में हमें स्पेशियल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, तो ज्योग्राफी में हमेशा क्या पढ़ेंगे, स्पेशल वेरिएशन पढ़ रहे होंगे या स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन पढ़ रहे होंगे। तो सो दैट मीन्स जो भी आप टॉपिक ज्योग्राफी का उठाएंगे वहां पर आपके मन में बिल्कुल कोर क्या होना चाहिए, कोर ये है कि आपको स्पेशल वेरिएशन पढ़ना है कि विद द वेरिएशन की स्पेस के साथ या एरिया के साथ किस तरह वेरिएट कर रहा है, राइट। सो टेम्परेचर में हम स्पेशल वेरिएशन में क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या वर्टिकल वेरिएशन, राइट, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर का इन्वर्जन, है ना, और आइसोथर्मल लाइंस। ये चारों क्या है, चारों तरीके से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर वेरिएट कैसे कर रहा है धरती के ऊपर, जिसमें आज हमें समझना है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अर्थ की सरफेस से आप जब वर्टिकली राइज करते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी विद द इंक्रीज ऑफ हाइट टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। और आज हमें वही समझना है, राइट। सो आज के टॉपिक को जब हम अच्छे से समझ लेंगे, वर्टिकल वेरिएशन वाला टॉपिक जब हम अच्छे से समझ लेंगे, तो आगे आने वाले टॉपिक्स में हमें कहाँ मदद करेगा, मैंने बोला ना, कॉज एंड इफेक्ट। सो जब आप वर्टिकल वेरिएशन को अच्छे से समझ लेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेनफॉल, राइट। उसके अलावा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई क्लाइमेट, या उसके अलावा आप लोग साइक्लोन्स को समझ सकेंगे अच्छे से, क्योंकि साइक्लोन्स वाले पार्ट में भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, राइट। सो रेनफॉल या ओवरऑल पूरा का पूरा प्रेसिपिटेशन, नॉट जस्ट इन फॉर्म ऑफ रेन बट ऑल्सो स्नोफॉल, हेल्स, ये सब जो है वो हम प्रेसिपिटेशन के अंडर समझेंगे, ठीक है। सो आई होप यहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन आपको टेम्परेचर का समझ आया होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नाउ टेम्परेचर वर्टिकली कैसे वेरिएट कर रहा है ना, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हम समझेंगे। तो वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर समझने के लिए दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। वो है नॉर्मल लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट हमें समझ आ गया, तो टेम्परेचर वर्टिकली कैसे वेरी करता है वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और हमें कोई समस्या होगी ही नहीं। तो नॉर्मल लैप्स रेट में, या बेसिकली ये दोनों जो हैं मिलकर क्या है, लैप्स रेट है ये, ठीक है, लैप्स रेट है। और सबसे पहले मैं आपको लैप्स रेट डिफाइन करूंगा कि लैप्स रेट होता क्या है, ठीक है। तो रेट का मतलब क्या है कि आप जानते ही हैं, हम यहां पर टेम्परेचर में वेरिएशन पढ़ रहे हैं, तो एट व्हाट रेट टेम्परेचर इज वेरिएटिंग, सिंपल एज दैट ना, कि किसके विद रिस्पेक्ट में चेंज, बेसिकली हम चेंज पढ़ रहे हैं ना, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो किसका रेट देखेंगे हम कि टेम्परेचर किस तरह वेरिएट कर रहा है। और लैप्स का मतलब क्या होता है, लैप्स का मतलब होता है कि एक डिक्रीजिंग नोट है, दैट मीन्स चेंज हो रहा है, और किस नोट में चेंज हो रहा है, डिक्रीजिंग नोट में चेंज हो रहा है, तो दैट आर आवर लैप्स रेट। सो लैप्स रेट टर्म हम कहां यूज करते हैं, जहां पर हमें कोई चेंज देखने को मिल रहा है। फॉर दिस केस हमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल रहा है, और किस तरह का चेंज देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, राइट। तो दोज आर लैप्स रेट एंड नॉट नेसेसरली डिक्रीज, बट यहां पर हम देखेंगे कि इंक्रीज भी होता हुआ हमें दिखेगा, बट लैप्स वर्ड का मतलब होता है कि लैप्स हो जाना ना, कोलैप्स हो जाना, खत्म हो जाना, बंद हो जाना, डिक्रीज हो जाना, राइट, डिमिनिश हो जाना। तो लैप्स रेट हमने समझ लिया कि हमें चेंज समझना है, डिक्रीजिंग चेंज समझना है, और
अब हम समझते हैं कि नॉर्मल और एडियाबैटिक का मतलब जो है वो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने 11th और 12th साइंस बैकग्राउंड से है आपका, तो आप ऑब्वियसली एडियाबैटिक साइकिल्स को समझते होंगे, है ना। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस का या फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली। आप में से अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और अगर आप लोगों ने सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कवर या स्टडी की है, तो आप लोग जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स अच्छे से समझते होंगे। वहां पर आपने एडियाबैटिक जो साइकिल्स हैं, एडियाबैटिक मतलब जो चेंजेस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको अच्छे से समझा होगा। लेकिन नेवरदलेस मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जो है वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे या 10th के बाद आप लोगों ने साइंस जो है वो नहीं पढ़ी होगी, तो आप लोगों को एडियाबैटिक लैप्स रेट में आज अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद नॉर्मल लैप्स रेट और वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में हम आज सबसे पहले समझने जा रहे हैं क्या नॉर्मल लैप्स रेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा कि नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट, जिसमें मैंने आपको रेट बता दिया। रेट क्या है? चेंज हो रहा है ना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना, कि किस रेट पर, किस दर पर या किस स्पीड से, है ना, स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है, विद चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, राइट। और दूसरा लैप्स क्या है? लैप्स का मतलब क्या है कि डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, ठीक है। सो नॉर्मल वर्ड का मतलब क्या है यहां पर? नॉर्मल वर्ड का मतलब है इन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और स्टिल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, कि अगर आप एटमॉस्फेयर को स्टिल कंसीडर करते हैं, दो एटमॉस्फेयर इज रेयरली स्टिल, बट अगर आप एटमॉस्फेयर को स्टिल कंसीडर करते हैं, तो किस तरह विद द, और हम वेरिएशन किस में देख रहे हैं? वर्टिकल वेरिएशन में पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, there will be a decrease in temperature, right? So this is nothing but normal lapse rate. And in a still atmosphere, if you are studying the change in temperature with the increase of height, you will find the trend की temperature जो है वो क्या होता हुआ दिखेगा आपको? डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स देयर विल बी अ लैप्स इन टेम्परेचर, दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट। एंड नाउ वी हैव टू एस्टेब्लिश कि वो रेट क्या है, किस रेट पर जो है वो लैप्स कर रहा है, क्योंकि रेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू हाइट भी होगा। किसी एक हाइट पर जो है वो कम हो रहा होगा ना, दैट मीन्स सर्टेन डिग्री सर्टेन हाइट पर कम हो गया, यही तो रेट है ना, ठीक है। सो नॉर्मल लैप्स रेट की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, स्टिल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट इज नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक से डायग्राम से नॉर्मल लैप्स रेट समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप आप लोगों को नॉर्मल लैप्स रेट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल लैप्स रेट को समझना हमारे लिए। क्यों है? आगे आने वाले टॉपिक्स में और अच्छे से समझाऊंगा। मान लीजिए ये क्या है? हमारी अर्थ की सरफेस, ठीक है, और ये है हमारे पार्टिकल ऑफ एयर। तो अर्थ जो है वो पार्टिकल क्या है? मतलब क्या गैशियस है ये? किस स्टेट में? गैशियस स्टेट में। दैट मीन्स इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा लाइट होंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे। मैंने आपको पार्टिकल नेचर अच्छे से समझाया है। बट अर्थ जो है वो क्या, नेवरदलेस अर्थ क्या एग्जर्ट कर रही है इस पर, पार्टिकल पर? ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इस पर लगा रही है, ठीक है। दैट मीन्स जितना भी भारी पार्टिकल होगा एटमॉस्फेयर का, वो कहां होगा? जो भारी, ये ग्रेविटेशनल जो है वो पुल अर्थ लगा रही होगी, ग्रेविटी, तो जो भारी पार्टिकल है वो अर्थ की सरफेस के नजदीक होगा, ठीक है। एंड जो हल्का पार्टिकल होगा, दैट मीन्स जो लेस डेंस पार्टिकल होगा, उसको अर्थ की ग्रेविटी को पकड़ने में थोड़ी मुश्किल होगी। सो दैट मीन्स विद द इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड, ये हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड, एंड दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। और अर्थ जो है वो सभी पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो गैशियस पार्टिकल बीइंग द लाइटेस्ट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अर्थ की आउटर मोस्ट, है ना, ट्रोपोस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर के रूप में जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर मौजूद है ना। पानी जिस तरह अर्थ की सरफेस ने अपने सरफेस के ऊपर पकड़ कर रखा है, गैस जो है वो उससे ऊपर है, क्योंकि
लेस डेंसिटी में। अब गैस में भी तो बहुत सारी कंपोजिशन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, अदर जो है वो क्या बोलते हैं उनको, नोबल गैसेस भी हैं। तो डेंसिटी के हिसाब से जो सबसे डेंस पार्टिकल्स होंगे वो सबसे नीचे होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे डेंसिटी कम होती जाएगी, विद द डिक्रीज इन डेंसिटी, जो लाइटर पार्टिकल होगा एयर का वो ऑब्वियसली अर्थ की सरफेस से ऊपर होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, इधर मैंने डेंसिटी जो है वो यहां क्या है, डेंसिटी हाई है, ठीक है। मतलब या इस तरह पुट किया जाए, डेंसिटी वर्ड ना यूज करके आप वर्ड यूज करें कि जिन पार्टिकल्स का मास ज्यादा है वो नीचे अर्थ की सरफेस के नजदीक हैं, और जिन पार्टिकल्स का मास कम है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर है। और मास कम होने की वजह से ऑब्वियसली उन लोगों की डेंसिटी भी जो है वो कम है। तो यहां पर एयर की डेंसिटी जो है वो ओवरऑल, अगर आप एयर की डेंसिटी कंसीडर करें तो एयर की डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी मैक्सिमम, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को एयर जो है वो सरफेस पर पकड़ कर रखने की कोशिश करेगी, लेकिन जो हल्का पार्टिकल होगा वो ऑब्वियसली ऊपर उठ जाएगा। सो ऊपर जो है वो कम पार्टिकल्स होंगे, हेंस एयर की डेंसिटी जो है वो कम होगी। तो यहां पर क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटी और गैशियस जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स या उन पार्टिकल्स के मासेस। तो जो भारी हैं वो नीचे होंगे, ठीक है। अगर वो नीचे होंगे दैट मींस अर्थ की सरफेस के नजदीक इस रीजन में जो है वो क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, सिंपल। और जो हल्के पार्टिकल है वो ऊपर उठ गए, दैट मींस अर्थ की सरफेस से आप ऊपर चले जाएंगे, तो इस जगह पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होगी, या सॉरी, इस जगह ऐसे पार्टिकल मौजूद होंगे जिनका मास कम होगा, तो एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया ना, क्या क्या लगाया हमने यहां पर कॉन्सेप्ट, अर्थ की ग्रेविटी, पार्टिकल का मास, और पार्टिकल का मास ज्यादा या कम होने की वजह से एयर में डेंसिटी का डिफरेंस, ठीक है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में डेंसिटी का डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है, क्लोजर टू द सरफेस एयर इज मोर डेंसर, as the height increases or as the increase in altitude the density of air becomes less and less, या air becomes rarer and rarer। ये बिल्कुल बेसिक फंडा हमने समझा, राइट। अब इसमें नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो कहां पर आता है, आइए हम समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि सोलार रेडिएशन आ रहा है, इनकमिंग सोलार रेडिएशन, राइट। और जो इनकमिंग सोलार रेडिएशन है वो किस फॉर्म में है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में। और हमारी अर्थ जो है वो क्या करती है, हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर अपनी तरफ से रेडिएशन रेडिएट बैक करता है, किसके फॉर्म में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन विल डेफिनेटली बी, मतलब लॉन्ग, नॉट जस्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन बट ऑल्सो इवेपोरेशन के फंडे यहां पर लगेंगे, एज वेल एज कंडक्शन और कन्वेक्शन होगा। दैट मीन्स मैंने आपको बताया था 51 यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन विल रीच द अर्थ सरफेस, जिसमें से 17 यूनिट विल एस्केप बैक टू द स्पेस इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, राइट। एंड 6 यूनिट will be absorbed, 6 unit of long wave radiation will be absorbed by Earth's atmosphere, 9 unit will be absorbed in form of conduction and convection, and 19 unit will be absorbed in the form of latent heat of condensation। तो ये सब कौन कर रहा है, अर्थ के पार्टिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना 9 6 प्लस 19 प्लस 9 यूनिट, यानी कि 34 यूनिट जो है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा, जो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा, राइट। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर में कौन है जो एब्जॉर्ब करेगा, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या क्या, गैशियस पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, right, ozone present in the lowermost layer of our atmosphere, other than that other greenhouse gases like methane, chlorofluorocarbons, right। और उसके अलावा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी जो है वो कुछ एब्जॉर्प्शन करती हैं, ऐसा नहीं है, वो भी हीट एब्जॉर्ब करती हैं। उसके अलावा जो एरोसॉल पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, क्लोजर टू दी सरफेस ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली। तो क्लोजर टू दी सरफेस ऑफ अर्थ सबसे ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस
terrestrial radiation in form of evaporation or latent heat of condensation in form of conduction and convection, and straight away absorption of heat energy or the long wave radiations by Earth's atmosphere, right? 6 unit plus 19 unit plus 9 unit. बट सिंपल सी बात है, जैसे जैसे डेंसिटी अर्थ की ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस या ये इवेपोरेशन या कंडक्शन जो है वो जैसे विद द इंक्रीज ऑफ हाइट कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द डेंसिटी इज मैक्सिमम, सो वहां पर ज्यादा से ज्यादा ये तीनों फिनोमेना जो है वो एक्ट करेंगे। बट विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर गेट्स रेयरर एंड रेयरर, दैट मीन्स लेस एंड लेस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड लेस इवेपोरेशन या लेटेंट हीट ऑफ क्या बोलते हैं आपको कंडेंसेशन देखने को मिलेगी। या कंडक्शन तो होगा ही नहीं विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, क्योंकि कंडक्शन के लिए तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए। कन्वेक्शन भी जो है वो लेस एंड लेस होता जाएगा विद द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर विद द इंक्रीज ऑफ हाइट। तो यहां पर हमें ट्रेंड क्या देखने को मिलेगा? ट्रेंड बिल्कुल सिंपल है माय फ्रेंड्स, आपके दिमाग में सेट हो गया है कि विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द टेम्परेचर विल डिक्रीज, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर विल बिकम रेयरर एंड रेयरर विद द इंक्रीज ऑफ हाइट। जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो एब्जॉर्ब कौन करेगा एनर्जी को, है ना? या पार्टिकल जब लेस डेंस होते या मतलब एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, पार्टिकल जब रेयरर होते जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी भी तो कम होता जाएगा, ठीक है, राइट? सो यहां पर हमें यह ट्रेंड देखने को मिलता है कि विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द टेम्परेचर डिक्रीजेस बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर मास डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, पहली चीज, राइट? एंड द सेकेंड पॉइंट इज दिस दैट द सोर्स ऑफ या मेजॉरिटी ऑफ जो है एटमॉस्फेयर में हीट कहां से एक्यूमुलेट हो रही है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। और अर्थ की सरफेस के नजदीक जो एटमॉस्फेयर होगा वही सबसे ज्यादा जो है वो रेडिएशन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या कंडक्शन या कन्वेक्शन या मतलब स्ट्रेट अवे या डायरेक्टली लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे वो सरफेस के नजदीक ही, राइट? सो विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द टेम्परेचर विल डिक्रीज। दो कारण है, पहला ये कि सरफेस ही जो है वो एनर्जी दे रही है, राइट? तो सरफेस के नजदीक वाले पार्टिकल पहले गर्म हो जाएंगे। And with the increase of height, the density of air mass decreases, so particles become rarer and rarer. तो एनर्जी को absorb करने के लिए पार्टिकल ही ऊपर कम होते हैं। So with the increase of height, the temperature will thus decrease. So this is known as normal lapse, right? Normal condition में lapse हो रहा है, that means with the increase of height, temperature decreases. But at what rate, right? So at a rate of 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। सो नॉर्मल लैप्स क्या बन रहा है यहां पर? दैट विद द इंक्रीज ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ हाइट 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठीक है? इतना बड़ा असर पड़ता है एटमॉस्फेयर का कि हर 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जा रहा है। मैं आपको इस तरह के एग्जांपल में बताता हूं, ठीक है? मान लीजिए ये है हमारा गंगा का प्लेन, है ना? और हम गंगा के प्लेन से जो है वो हिली एरिया में जा रहे हैं, ठीक है? एंड दिस इज दी, मान लीजिए ये क्या है, 1 किलोमीटर इंक्रीज है हाइट में, राइट? सो दैट मीन्स मान लीजिए ये गंगा प्लेन है और इसको हम मान लेते हैं कि ये सी लेवल पर है ना, 0 मीटर हाइट पे है, और ये हर एक लेवल जो है वो 1 किलोमीटर ऑफ इंक्रीज इन हाइट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? 1 किलोमीटर ऑफ इंक्रीज इन हाइट। तो ये 1 2 3 4 5 किलोमीटर ना, 5 किलोमीटर हाइट इंक्रीज हुई, ठीक है? तो मान लीजिए इधर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस था। सो विद एवरी 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है? सो दैट मीन्स 1 किलोमीटर हाइट जब आप बढ़ेंगे ऊपर तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर आपको कितना मिलेगा, 33.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? एट दिस लेवल, एट बिल्कुल गंगा प्लेन ना कहकर मैं इसको सी लेवल ही कह देता हूं। तो सी लेवल पे मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर 33.5 डिग्री सेल्सियस होगा। 2 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर कितना होगा, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, राइट? 3 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर कितना होगा, 20.5 डिग्री सेल्सियस, 20.5 डिग्री सेल्सियस।
4 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर कितना होगा, इसमें और आप 6.5 घटा दें, ठीक है, 14 डिग्री सेल्सियस। 5 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर कितना होगा, 7.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अर्थ की सरफेस या अगर 0 मीटर हाइट पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 5 किलोमीटर हाइट पर 7.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। इन नॉर्मल कंडीशंस द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर किसका, ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर with the increase of height, it decreases at a rate of 6.5 degree Celsius per kilometers। पर किलोमीटर हाइट इंक्रीज पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। और उसका कारण क्या है, बिकॉज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ एटमॉस्फेयर is the terrestrial radiation, though 14 unit of energy is absorbed by Earth's atmosphere in form of shortwave radiations, but majority अब देखें 34 यूनिट जो है वो अर्थ की नेट एक्यूमुलेशन जो है वो एनर्जी की, जो कि ओवर द पीरियड वो रेडिएट बैक कर देती है, या अर्थ के एटमॉस्फेयर गर्म करने के लिए नेट एनर्जी 34 यूनिट अगर जा रही है, तो वो कौन दे रहा है, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दे रहा है। तो सोर्स जो है वो, सोर्स के नजदीक जो है वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, राइट। एंड विद द इंक्रीज ऑफ हाइट ऑब्वियसली द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, राइट। तो ये दो कारण जब मिल जाते हैं आपस में, तो हमें मिलता है नॉर्मल लैप्स रेट। एंड नॉर्मल लैप्स रेट क्या है कि विद द इंक्रीज ऑफ एवरी किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक फंडा है, कुछ भी इसमें ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दो कारण आपको समझ आया ना, कि सोर्स ऑफ हीट जो है क्या है, अर्थ की सरफेस है, एंड विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द डेंसिटी ऑफ एयर मास डिक्रीजेस। इन दो कारणों की वजह से हमें अर्थ पर नॉर्मल लैप्स रेट देखने को मिलता है, ठीक है। सो आइए कुछ स्टेटमेंट्स के माध्यम से इन सारे फंडों को एक बार समझते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एडियाबैटिक लैप्स रेट, राइट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले देखते हैं क्या है। It is the known fact that the temperature in the troposphere decreases with an increase in altitude। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था, ट्रोपोस्फेयर में घटेगा, फिर ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ेगा, फिर मीजोस्फीयर में घटेगा, और फिर थर्मोस्फेयर में बढ़ेगा। तो ये ट्रेंड मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में समझाया था। आज हमने इस ट्रेंड को जो है वो टेक्निकलिटी उस ट्रेंड की समझ ली कि फॉर ट्रोपोस्फियर, क्योंकि हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, एंड मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी और लेट्स से मैक्सिमम ऑफ द क्लाइमेटिक फिनोमेना दे हैपन इन द ट्रोपोस्फियर, राइट। और यू कैन गो अहेड एंड से ऑल ऑफ द क्लाइमेटिक फिनोमेना जो है वो कहां पर हो रहे हैं, ट्रोपोस्फियर में हो रहे हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में जब हम टेम्परेचर का वेरिएशन देखते हैं, तो हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है, दैट विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द टेम्परेचर डिक्रीजेस। वी ऑलरेडी न्यू दैट, बट नाउ वी अंडरस्टूड द टेक्निकलिटी ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, दिस वर्टिकल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी कि चेंज हो रहा है ना, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज नॉर्मल लैप्स रेट। However, this normal lapse rate varies with the height, season, latitude and other factors। देखिए, नॉर्मल लैप्स रेट में डिफरेंस होगा, ये तो मैंने आपको आइडियल कंडीशंस बताई, विद द इंक्रीज ऑफ 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, बट दीज आर आइडियल कंडीशंस, ठीक है। डिपेंड करता है कि अर्थ समर सॉलिस्टिस पोजीशन पे है या विंटर सॉलिस्टिस पोजीशन पे है, डिपेंड करता है कि आप अर्थ के किस लैटिट्यूड पर खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो ऑब्वियसली उसमें वेरिएशन नजर आएगा, अगर आप 60 डिग्री नॉर्थ में होंगे या आप 30 डिग्री नॉर्थ में होंगे, तो दोनों में ही आपको नॉर्मल लैप्स रेट में डिफरेंस नजर आएगा। क्या डिफरेंस नजर आएगा, कैसे डिफरेंस नजर आएगा, वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम लैटिट्यूड को एज अ फैक्टर लेकर आएंगे, वहां पर वो पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। बट यहां पर आपको ये समझना है कि ये नॉर्मल लैप्स रेट अभी जो हमने समझाई, आइडियल कंडीशन है, ठीक है। लैप्स रेट देखते हैं। It is the rate of change in temperature observed while upward through the Earth's atmosphere, troposphere to be specific. It averages about 6.5 degree Celsius per kilometer या 18.8 degree Fahrenheit per mile in the lower atmosphere, troposphere, right? So imperial units में जो है वो 18.8 degree Fahrenheit per mile होगा, और क्या बोलते हैं मेट्रिक यूनिट में 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है वो डिक्रीज है, राइट। The lapse rate is considered positive when the temperature decreases with elevation, 0 when the temperature is constant with the elevation,
एंड नेगेटिव व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द एलिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने लैप्स की जनरल डेफिनेशन आपको क्या बताई कि एक डिक्रीजिंग अगर आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है वहां पर आप लैप्स वर्ड का यूज करेंगे। सो विद द इंक्रीज ऑफ हाइट इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग देन दैट मींस दिस इज पॉजिटिव लैप्स, सिंपल। With the increase of height, if the temperature is also increasing, that is negative lapse. And with the increase of height, there is no change in temperature, that means zero lapse, right? Lapse हुआ ही नहीं है ना, lapse यानी कि घटा ही नहीं। lapse का मतलब क्या है, बेसिकली घटना। तो टेम्परेचर का घटना, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो पॉजिटिव लैप्स है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नेगेटिव लैप्स है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो जीरो लैप्स है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट। अब ये टेम्परेचर घटता कैसे है तो नॉर्मल लैप्स हमने पढ़ लिया, राइट। अब टेम्परेचर बढ़ता कैसे है विद इंक्रीज ऑफ हाइट, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में, या आज ही इस टॉपिक में आपको मैं बता दूंगा कि विद द इंक्रीज ऑफ हाइट टेम्परेचर बढ़ता कैसे है। वैसे तो हमें टेम्परेचर इन्वर्जन में ये कॉन्सेप्ट समझना है कि विद द इंक्रीज ऑफ हाइट टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे, वहां पर आपका नेगेटिव लैप्स चल रहा होगा, राइट। द लैप्स रेट ऑफ नॉन राइजिंग एयर कॉमनली रेफर्ड एज टू नॉर्मल। अब देखिए यहां पर टेक्निकलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। जो नॉर्मल लैप्स रेट चल रहे हैं, ले रहे हैं ना, वो नॉर्मल कंडीशंस के लिए है। नॉर्मल कंडीशंस का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर इज स्टिल। एटमॉस्फेयर स्टिल होने का मतलब क्या है कि देयर इज नो असेंडेंस और सबसिडेंस ऑफ एयर। दैट मीन्स एयर इज नीदर राइजिंग नॉर एयर इज डिक्रीजिंग डाउन इट्स एल्टीट्यूड, या धरती की तरफ जो है वो नीचे बढ़ रही है। डिसेंड भी नहीं हो रही एयर और असेंड भी नहीं हो रही है, या सबसिडेंस नहीं हो रहा है एयर में, या असेंडेंस नहीं हो रहा। दैट मीन्स देयर इज नो वर्टिकल और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। वी कंसीडर दैट एयर टू बी स्टिल एयर, और वी कंसीडर दैट कंडीशन टू बी अ नॉर्मल कंडीशन। इन दैट नॉर्मल और स्टिल कंडीशन, इफ वी ऑब्जर्व लैप्स इन द टेम्परेचर विद इंक्रीज ऑफ हाइट, वी कॉल दैट नॉर्मल लैप्स रेट, सिंपल एज दैट। But if we have some sort of ascendance and subsidence of air, and then we study the lapse rate, right, either it is positive or negative, we will call it adiabatic lapse rate. आगे समझेंगे क्या है, right? Now the lapse rate of non rising air commonly referred to as normal or environmental lapse rate, ठीक है, ELR भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ELR वर्ड अगर कहीं आ गया, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट आ गया, और आप कंफ्यूज नहीं होएगा, नहीं होइएगा। ELR इज नथिंग बट नॉर्मल लैप्स रेट, राइट। इज हाईली वेरिएबल, क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड के साथ वेरी करेगा, सीजन के साथ वेरी करेगा, ड्यूरेशन, अर्थ मतलब दिन में, मतलब कौन सा घंटा चल रहा है, राइट, एक दिन में भी वेरी करेगा। बीइंग अफेक्टेड बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडेंसेशन, तीन और जो है वो कारण है कि अगर रेडिएशन मान लीजिए कहीं पर, किसी एक जगह पर, लेटीट्यूड के हिसाब से देख रहे हैं ना, सो लेटीट्यूड के हिसाब से मान लीजिए कि वहां पर ह्यूमिडिटी कम है, इक्वेटर के नजदीक या किसी डेजर्ट के ऊपर आप देख रहे हैं वहां पर ह्यूमिडिटी कम है, राइट। तो ऑब्वियसली वहां पर क्या नहीं होगा, वहां पर कंडेंसेशन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सो मेजॉरिटी ऑफ हीट जो है वो क्या होगी, रेडिएट बैक होगी, ठीक है। तो रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडेंसेशन एज वेल एज द लैटिट्यूड और द सीजन और द मतलब कि टाइम ऑफ डे, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है, आगे आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में समझेंगे, जहां पर हम प्रेसिपिटेशन को अच्छे से समझ रहे होंगे, विंड्स को अच्छे से समझ रहे होंगे, प्रेशर को अच्छे से समझ रहे होंगे, वहां पर नॉर्मल लैप्स रेट को और डिटेल में समझेंगे, या वेरिएशन इन नॉर्मल लैप्स रेट हम समझेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इट डिफर्स फ्रॉम एडिया। अब नेक्स्ट चीज हमने समझनी है, एडियाबैटिक लैप्स रेट से कैसे अलग है। How normal lapse rate is different from adiabatic lapse rate, which involves temperature changes due to the rising or sinking of air parcel. That means यहाँ पर movement of air है, air is not stationary. If there is a movement of air, we will call it adiabatic lapse rate. या इस तरह कहें कि if there is a movement of air और फिर अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो उसे हम एडियाबैटिक लैप्स रेट में लेकर आएंगे। बट फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एक एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो होता क्या है, तभी आप एडियाबैटिक लैप्स रेट को अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। नाउ अगर आप में से कोई 11th 12th में साइंस वाले स्टूडेंट हैं, जी नीट की तैयारी करी है आप लोगों ने, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आप लोग स्टूडेंट है, दैट मीन्स टेक्निकल बैकग्राउंड अगर आपका है तो आपने कहीं ना कहीं एडियाबैटिक प्रोसेसेस को समझा ही होगा। बट अगर आप जो है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं,
तो आपके लिए थोड़ा सा एडियाबेटिक प्रोसेस को आपने मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि 10th तक एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। नेवरदलेस एडियाबेटिक प्रोसेस कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक या कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसानी से आपको मैं एडियाबेटिक प्रोसेस समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल बेसिक फंडा आपको मैं बताता हूं कि जैसे ही अगर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो पानी के अंदर अगर गोता कभी लगाया है, अगर आपने स्विम किया है पानी में, और अगर आपने कभी डुबकी लगाई है 1 या 2 फुट अगर आप पानी के नीचे गए हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि चारों डायरेक्शन से पानी आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रहा होगा। ठीक है, जैसे हम अभी इस समय हवा में बैठे हैं ना, एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, तो एटमॉस्फेयर चारों मतलब सभी डायरेक्शन से हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स मौजूद है ना, पार्टिकल्स में वेट है, और अगर वेट है तो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, फिजिक्स में ले जाऊंगा, वहां समझाऊंगा प्रेशर आपको क्या है और क्या नहीं है, बट यहां अभी फिलहाल आप ये समझिए कि अगर आप कहीं भी या कोई भी बॉडी किसी भी मीडियम में रखी गई है, तो वो मीडियम उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है हर डायरेक्शन से। आप अपना अगर आपने गोता भी नहीं लगाया ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि बाल्टी में अपना हाथ जो है वो डालकर देखिएगा, और बाल्टी के बॉटम में अपने हाथ को ले जाइएगा, राइट, और फील कीजिएगा कि आपके बॉडी के ऊपर या हाथ के ऊपर आपको महसूस होगा कि पानी का प्रेशर है, पानी का जो वजन है ना उसका एक प्रेशर है। सारी बात छोड़िए कि अगर घर में अगर आपका कोई गद्दा है, तो आप उस गद्दे के नीचे अगर आप हाथ रखें, तो आपको गद्दे का प्रेशर जो है वो अपने ऊपर महसूस होगा। तो पार्टिकल दे एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज दे हैव मास, सिंपल एज दैट। ठीक है, और जिस भी मीडियम में आप किसी भी पार्टिकल को रखेंगे, तो उसके अगर उस मीडियम में वो एडजस्ट हो गया, तो आस पड़ोस से फ्लूइडिक मीडियम अगर खास तौर पे बीट गैस और लिक्विड, अगर एक फ्लूइडिक मीडियम है, तो वो फ्लूइडिक मीडियम उस पार्टिकल पर, उस मैटर पर हर डायरेक्शन से प्रेशर डालेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कि मान लीजिए इफ आई कंसीडर एक ब्लॉक, मैंने ये कंसीडर किया, ठीक है, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक ऑफ एयर है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक ऑफ एयर है, तो इस ब्लॉक ऑफ एयर पर जो मीडियम है, मीडियम भी कौन सा है, एयर ही है, वो चलो ब्लॉक ऑफ एयर कहने से बेटर है, इस तरह ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा समझना। मान लीजिए कि एक डब्बा है, एक क्यूब है, राइट, एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है एक, उस क्यूब को हमने हवा में रखा हुआ है ना, एक कमरे के अंदर रखा हुआ है, तो उस कमरे में जो हवा है ना, वो इस क्यूब पर हर डायरेक्शन से क्या डाल रही होगी, प्रेशर डाल रही होगी, इस तरह। ठीक है, एंड ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है, राइट, एंड वी विल कंसीडर दिस प्रेशर, ये जो प्रेशर इस पर पड़ रहा है, वी विल कंसीडर दिस प्रेशर टू बी P। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एयर पार्टिकल है, वो बॉक्स जो है वो खाली नहीं है, उसमें एयर है, राइट, और एयर पार्टिकल मान लीजिए इसमें 9 एयर पार्टिकल हैं। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर में मैंने आपको क्या बताया था गैसेस का, कि पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे होंगे, ये मूव कर रहे होंगे, है ना, मूव कर रहे होंगे ना, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस के पास, राइट, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, आपस में टकरा भी रहे होंगे। तो अगर आप इसमें एक, दैट मीन्स, अच्छा, इस पर प्रेशर पड़ रहा है P, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का वॉल्यूम है V, और अगर आप इसमें एक थर्मोमीटर स्लिप कर देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर एक थर्मोमीटर डाल देते हैं, और अगर आप कैलकुलेट, फिर आप थर्मोमीटर पर टेम्परेचर देखते हैं कि ये पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं, इन पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से इस एक ब्लॉक के अंदर टेम्परेचर क्या है, और हमने वो टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट किया टू बी T। ठीक है, सिंपल। अब वो टेम्परेचर क्यों आया, वो टेम्परेचर आया ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ दीज पार्टिकल्स विद द बल्ब ऑफ दिस थर्मोमीटर। मैंने आपको क्या बताया था कि टेम्परेचर इज व्हाट, डिग्री और केल्विन मेजरमेंट ऑफ हीट, और हीट किस वजह से है, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो मान लीजिए इफ दिस इज द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर एंड दिस इज अ पार्टिकल, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल आकर जब बल्ब पर टकराएगा, ठीक है, ये पार्टिकल आकर इस तरह, गैस का पार्टिकल है, बल्ब पर टकरा रहा है, तो बल्ब का पार्टिकल भी मूव करना शुरू करेगा, राइट, कंडक्शन हुआ ना यहाँ पर, और बल्ब का पार्टिकल जब मूव किया तो उसने आगे रीडिंग दी कि इतना जो है वो हीट है ना। तो पार्टिकल मूवमेंट से हीट एनर्जी है, और हीट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं हम टेम्परेचर में। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक समझा देता हूँ। ये अगर मान लीजिए बल्ब ऑफ थर्मोमीटर है, इफ दिस इज द पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल हैज अ काइनेटिक एनर्जी, और जब ये पार्टिकल जो है वो टकराएगा बल्ब के साथ, तो बल्ब जो है वो रीडिंग नोट करेगा कि इस स्पीड पर ये पार्टिकल घूम रहा है। तो दैट मीन्स 22 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर पैदा करने लायक स्पीड पर या काइनेटिक एनर्जी लेकर वो पार्टिकल जो हैं वो इस बॉक्स के अंदर मंडरा रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसमें टेम्परेचर होगा, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है और प्रेशर है इस बॉक्स पे। ये है हमारी कंडीशन नंबर 1। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इस बॉक्स की सभी दीवारों के साथ मैंने हाइड्रोलिक प्रेसेस जोड़ी हुई हैं एंड दैट आई कैन एक्सपेंड और कंप्रेस दिस बॉक्स। ठीक है, तो कंडीशन 2 में मैंने क्या किया कि मैंने उस बॉक्स को कर दिया एक्सपेंड। ठीक है, और अब एक्सपेंड कर दिया तो पार्टिकल कितने हैं? पार्टिकल तो 9 के 9 हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया तो प्रेशर क्या होगा इसका फ्रेंड्स? प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा इस पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 तरह के प्रेशर पड़ रहे होंगे। एक तो इस बॉक्स के ऊपर जो एयर प्रेशर डाल रहा है वो, ठीक है, बट हमें कंसीडर करना चाहिए कि ये पार्टिकल्स इस बॉक्स पर जो प्रेशर डाल रहे होंगे ड्यू टू देयर मूवमेंट। ठीक है, ये कंसीडर करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो हैं वो इस बॉक्स के ऊपर भी तो प्रेशर डाल रहे होंगे ना अपने मूवमेंट की वजह से, सो दैट प्रेशर इज P। ठीक है, तो अगर आप सडनली इस बॉक्स का साइज इंक्रीज कर देते हैं तो अब इन पार्टिकल्स के पास क्या है? मूव करने का स्पेस बढ़ गया। ठीक है, दैट मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज पार्टिकल्स इज P डैश। राइट, स्पेस बढ़ गया तो प्रेशर भी चेंज हो गया। सेकेंड चीज, वॉल्यूम तो चेंज हुआ ही, V डैश। और अब अगर आप थर्मोमीटर डालकर देखेंगे और थर्मोमीटर का बल्ब जो है वो पहले अगर मान लीजिए 9 के 9 पार्टिकल्स उस पर आकर टकरा रहे थे तो अब स्पेस बढ़ गया। अब केवल मान लीजिए 4 ही पार्टिकल आकर टकरा पा रहे हैं, बाकी ये इधर के पार्टिकल इधर ही घूमे जा रहे हैं क्योंकि स्पेस ज्यादा है इनके पास। केवल यही पार्टिकल आकर टकरा रहे हैं इस पे, है ना, और टेम्परेचर बता पा रहे हैं इसे। सो दैट मीन्स T डैश भी जो है वो अलग होगा। वेरिएशन क्या होगा? ठीक है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में कंपेयर अगर आप करेंगे तो दूसरी कंडीशन में, दूसरे केस में क्या है? प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ। अब दोनों को कंपेयर करते हैं आप तो V डैश इज ग्रेटर देन V क्योंकि हमने वॉल्यूम बढ़ाया, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंडीशन, है ना। ठीक है, दूसरे केस में क्या है? प्रेशर। अब देखिए यहां पर स्पेस ज्यादा है इन पार्टिकल्स के बाद पास, तो ये कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे दीवारों पर। क्यों? क्योंकि कई बार ये टकराए होंगे दीवार पर और कई बार ये नहीं टकराए होंगे दीवार पर, क्योंकि स्पेस ज्यादा है इनके पास घूमने को। प्रेशर किस वजह से है? पार्टिकल अगर टकरा रहा है तो कर रहा है प्रेशर तैयार। और अगर पार्टिकल के पास स्पेस ज्यादा है तो पहले अगर वो इस वॉल्यूम में अगर मान लीजिए 1 सेकंड में 10 बार टकरा रहा था पार्टिकल आके, तो इस वॉल्यूम में हो सकता है कि 1 सेकंड में केवल 3 बार ही टकरा रहा हो। ठीक है, सो कंक्लूजन ये है कि प्रेशर 1 इज ग्रेटर देन प्रेशर डैश, ये P इज ग्रेटर देन P डैश। ठीक है, और तीसरे केस में क्या है? टेम्परेचर। अब यहां पर पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड है, आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, और टेम्परेचर जब नापने के लिए हमने थर्मोमीटर अंदर डाला तो बल्ब पे भी ज्यादा पार्टिकल जाकर टकराए, तो ज्यादा जो है वो टेम्परेचर की रीडिंग आई। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि T इज ग्रेटर देन T डैश। राइट, सो यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिए कि क्या हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इधर भी 9 ही थे, है ना, फर्स्ट कंडीशन में, और नंबर ऑफ पार्टिकल तो इधर भी 9 ही थे सेकंड कंडीशन में। तो जब पार्टिकल की संख्या नहीं बढ़ी तो टेम्परेचर कैसे चेंज हो गया? वेरिएशन इन टेम्परेचर ही पढ़ रहे हैं ना हम। जब पार्टिकल्स की संख्या नहीं बढ़ी, राइट, और जब दूसरी चीज ये, एक चीज और बताइए कि क्या हमने सिचुएशन 1 में कोई एडिशनल हीट लगाई थी या कोई सिचुएशन 2 में हमने एडिशनल एनर्जी लगाई है? कुछ नहीं लगाया, केवल हमने एक्सपेंड कर दिया वॉल्यूम। सिंपली विद द एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम द प्रेशर डिक्रीज्ड, right, and the temperature also decreased. So that means there is a variation of temperature without the input of any form of energy. ठीक है, so if there is a variation in temperature without the input of any form of energy,
वी कॉल सच प्रोसेस एज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको आप एक एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और इस केस में क्या हुआ, विद द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम द टेम्परेचर डिक्रीज्ड in this is this process sorry with the increase of volume the temperature decreased. This process is known as adiabatic cooling। यहां पर adiabatic cooling हुई है। आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया तो टेम्परेचर भी घट गया, इज नोन एज एडियाबैटिक कूलिंग विदाउट एनी इनपुट। हमने ना ही बाहर के सिस्टम से, ना ही हमने एनर्जी दी और एनर्जी ली, ठीक है, कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हुआ। सो विदाउट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इफ टेम्परेचर वेरीज वी कॉल दैट प्रोसेस एन एडियाबैटिक प्रोसेस। बट गिवन दैट कैसे होता है वो, विदाउट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेम्परेचर वेरी कैसे होता है, विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर। तीसरी कंडीशन में अगर आप फिर से, ठीक है, उस ब्लॉक पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं, है ना, और उसका वॉल्यूम जो है वो V डबल डैश जो है वो क्या होता है, इज लेस देन V डैश, सॉरी इज लेस देन V एंड V इज क्या है, लेस देन V डैश, राइट। तो अगर आप वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा घटा देंगे तो पार्टिकल बहुत ही नजदीक आ गए ना, 9 के 9 पार्टिकल। तो 9 के 9 पार्टिकल जब बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए तो प्रेशर क्या होगा, ठीक है, this will be greater than P and P will be greater than P dash and temperature double dash will be greater than T and T will be greater than T dash। so जब आप बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस सिचुएशन इज नोन एज एडियाबैटिक हीटिंग। when we decrease the pressure of a system the particles they come closer to each other, their kinetic energy increases। if their kinetic energy increases they collide with each other more oftenly, they collide with the क्या बोलते हैं walls of the vessel more oftenly, hence exerting more pressure, they collide with each other more oftenly, hence producing more temperature। and this happens how, with the decrease in volume। so there was no change of or no exchange of energy from the outer। क्या outer जो एटमॉस्फेयर है उससे कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुआ नहीं। सो इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द इमीडिएट सराउंडिंग येट वी आर एबल टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर, द प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। एंड विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम the temperature and pressure increases known as adiabatic heating, and with the increase in volume the temperature and pressure decreases known as adiabatic cooling। so these are the adiabatic process। so to sum up हम क्या बोलेंगे adiabatic process को, it is a process in which temperature increases or decreases with the change in volume without any exchange of heat with the external surroundings, right। if there is a change in temperature without any heat exchange with the external surrounding we will call that process an adiabatic process। an adiabatic process किस पर होता है, फ्लूइड पर होता है, जनरली गैसेस और लिक्विड्स पर। and if we expand or if we compress gases they will show the adiabatic heating and cooling, right। so I hope जितने भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे उनको एडियाबैटिक हीटिंग और कूलिंग का फंडा जो है वो समझ आया होगा। तो अब हम समझते हैं कि एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या हुआ फिर, ठीक है, एडियाबैटिक लैप्स रेट का क्या मतलब बना, अब हम ये समझते हैं। आई होप आपको एडियाबैटिक कूलिंग और हीटिंग समझ आई होगी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है। अब एडियाबैटिक लैप्स रेट समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई डिफिकल्टी यहां पर है ही नहीं। मैंने आपको बोला था ज्योग्राफी थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, ठीक है। सो आप लोग जो है वो बेयर विद मी, कोई बात नहीं, इन सेशंस को एक दो बार रिवाइज करके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल, कुछ ज़्यादा इतनी मतलब कोई मुश्किल टेक्निकलिटी जो है वो नहीं है, राइट। नाउ अगेन दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है और विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस, ये हम जानते हैं, है ना। नॉर्मल लैप्स रेट के फंडे में हमने क्या समझा, with the increase of height the density of atmosphere decreases, right।
नाउ कंसीडर दिस टू बी अ पार्सल ऑफ एयर, ये एक पार्सल ऑफ एयर है, या इतने इतने वॉल्यूम की जो है वो एयर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द टेम्परेचर डिक्रीजेज, और एट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर यहां से एब्जॉर्ब करेगा इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन और डायरेक्ट कंडक्शन या कन्वेक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दिस एयर पार्सल विल टेंड टू मूव अपवर्ड्स। क्यों क्यों ये एयर पार्सल जो है वो ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी गेन कर लेंगे, एनर्जी गेन कर लेंगे तो स्पेसिस जो है वो बढ़ जाएंगे, स्पेसिस बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर इसकी डेंसिटी जो है वो कम होने लग जाएगी, डेंसिटी कम होने लग जाएगी तो दैट मीन्स यहां पर प्रेशर जो है वो क्या होने लग जाएगा, लो प्रेशर होने लग जाएगा। यहां अगर लो प्रेशर है और ऊपर अगर क्या होगा, ऊपर एयर क्या है, कूल है, इधर एयर कूल है और इधर एयर क्या है, वार्म है। और अगर एयर वार्म है तो पार्टिकल्स की डेंसिटी मान लीजिए ये था, ठीक है, इनिशियली जो है वो इतना पार्सल ऑफ एयर था, इंसोलेशन पड़ा, धरती गर्म हुई और कंडक्शन से या कन्वेक्शन से इतनी एयर जो है वो गर्म होनी शुरू हो गई। अगर ये गर्म होनी शुरू हो गई तो ये क्या होना शुरू हो गया, एक्सपेंड होना शुरू हो गया, है ना। ये एक्सपेंड होना शुरू हो गया तो बदले में क्या हुआ, यहां पर डेंसिटी जो है वो क्या क्या होनी कम हो गई, मतलब डेंसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो गई तो इधर क्या बन गया, एक लो प्रेशर, है ना। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल दूर दूर चले गए, पार्टिकल दूर जाने का मतलब क्या है कि क्या बन गया, इधर लो प्रेशर हो गया इधर, ठीक है। देखिए कुछ केसेस में यहां पर हो सकता है कि आपको लिखा हुआ मिल जाए कि हाई प्रेशर हो गया, राइट। कुछ केसेस में आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि यहां पर लो प्रेशर हो गया, ठीक है। बट चलो यहां पर पहले हाई प्रेशर कंसीडर कर लेते हैं, अभी एक्सपेंशन से पहले की बात करते हैं, है ना। एक्सपेंड करेगी एयर, लेकिन एयर को एक्सपेंड करने के लिए जो है वो अभी जगह नहीं है, ठीक है। इस तरह कंसीडर करते हैं, यहां पर सरफेस जो है वो वार्म है, ये जो एयर पार्सल है ये गर्म होना शुरू हो गया, लेकिन आस पड़ोस की एयर जो है वो मान लीजिए क्या है, ठंडी है, ठीक है। तो ये गर्म है, गर्म है, इसकी डेंसिटी कम होने जा रही है, इसके पार्टिकल जो है वो ज्यादा मूव कर रहे हैं, तो ये कोशिश क्या करेगा, कोशिश ये करेगा कि मैं एक्सपेंड हो जाऊं, लेकिन एक्सपेंड होने के लिए इसके पास जगह नहीं है, बिकॉज यहां पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, दिस विल असेंड, ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर तो ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि एयर कूल होगी, अर्थ की सरफेस के नीचे ज्यादा ज्यादा पार्टिकल पकड़े होते हैं, है ना। और ऊपर जो है वो सॉरी यस, अर्थ की सरफेस के पास जो है वो ग्रेविटी ने ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल पकड़े होते हैं, तो यहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। तो अगर कोई एक छोटा सा एयर का पैकेट जो है वो पार्सल जो है वो गर्म हो गया तो उसको एक्सपैंड होने की जगह नहीं है, आस पड़ोस में भीड़ है, तो उसको एकमात्र जगह दिखेगी कि मैं ऊपर उठ जाऊं, क्योंकि ऊपर जो है वो ऑब्वियसली डेंसिटी कम है, उसके पास एक्सपेंड करने की जगह ज्यादा है। तो जैसे जैसे वो ऊपर उठता जाएगा वैसे वैसे उसको जगह ज्यादा मिलती जाएगी एक्सपेंड होने की, सिंपल एज दैट, है ना। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर जो है वो रेरर रेरर होता जाएगा, ठीक है। एयर के पास अगर हीट है और वो एक्सपेंड होना चाहती है तो नीचे वो एक्सपेंड नहीं हो सकती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, राइट। तो जैसे जैसे वो ऊपर उठता जाएगा उसको एक्सपेंड होने के लिए जगह मिलती जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है वो प्रेशर क्या है, लो है। ये प्रेशर किस वजह से हम काउंट कर रहे हैं, ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ एयर मास, डेंसिटी ऑफ एयर मास के हिसाब से हम प्रेशर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस राइज इन एयर, ये क्या हुआ, दिस राइज इन एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, this rise in air from higher pressure to low pressure resulting in the expansion, क्या हुआ यहां पर, expansion of this air parcel is known as adiabatic lapse rate। देखिए बहुत ध्यान से देखिए यहां पर हुआ क्या ना, with the increase of temperature sorry with the increase of height temperature decreases, हम ये जानते हैं, राइट।
यहां पर सबसे नीचे इस एयर पार्सल के ऊपर जो है वो बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा था, ठीक है। यहां पर एयर ये सरफेस के संपर्क में आने से गर्म तो हो गई थी, लेकिन ये एक्सपेंड होने के लिए इसको जगह नहीं थी, क्योंकि यहां पर डेंसिटी ज्यादा थी, प्रेशर ज्यादा था, तो इसको एकमात्र जगह मिली ऊपर। तो ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ने लगी ये एक्सपेंड होती गई। और अभी अभी हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या समझा था कि विद द एक्सपेंशन ऑफ एयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, राइट। सो दैट मीन्स विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, जैसे जैसे ये एयर पार्सल ऊपर जाता जाएगा, ये गर्म, ये खुद में गर्म है ये एयर पार्सल, लेकिन यहां पर एक्सपेंड करने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आस पड़ोस में प्रेशर ज्यादा है ड्यू टू द मोर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। दिस एयर पार्सल विल राइज बिकॉज इसके पास और कहीं जाने को जगह नहीं है, ये एक्सपेंड करना चाह रहा है। एंड विद द राइज ऑफ एटमॉस्फेयर, विद द increase in height, the density will decrease, that means it will have more and more space to expand। और जैसे जैसे ये एक्सपैंड होता जाएगा पार्टिकल दूर होते जाएंगे, इट विल लूज इट्स एनर्जी। एंड विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द टेम्परेचर विल डिक्रीज, एज वेल एज दिस पार्सल ऑफ एयर विल इंक्रीज इन वॉल्यूम, राइट। दोनों चीजें होंगी, द पार्सल ऑफ एयर विल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बिकॉज इट विल हैव मोर एंड मोर स्पेस टू एक्सपैंड इटसेल्फ, बिकॉज इट्स पार्टिकल हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, राइट, बिकॉज ये गर्म हो गए अर्थ की सरफेस के नजदीक आने की वजह से, ठीक है। बट द टेम्परेचर विल डिक्रीज, क्यों? क्योंकि स्पेस बढ़ता जाएगा एज वी एक्सपैंड अ गैस, द टेम्परेचर डिक्रीजेज, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस तरह क्या हो गई यहां पर एडियाबैटिक कूलिंग हमें देखने को मिल गई। एंड एट द रेट this adiabatic cooling happens is known as adiabatic lapse rate, and this lapse rate is somewhere around 9.8 degrees Celsius per kilometers. For practical purposes you can always take it to be 10 degrees Celsius per kilometer can be taken as the adiabatic lapse rate। आई होप आप लोगों को यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा, एडियाबैटिक लैप्स रेट आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्यों ये एयर पार्सल ऊपर गया? क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा था, उसको एक्सपेंड करने को जगह नहीं मिल रही थी। ओनली प्लेस इट कैन एक्सपेंड इफ इट मूव्स अपवर्ड्स। जैसे ही अपवर्ड गया प्रेशर कम होता गया, ये एक्सपेंड हो गया। जैसे ही एक्सपेंड होता गया पार्टिकल दूर हो गए, टेम्परेचर गिर गया। द वेरिएशन इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज ऑफ हाइट इज नोन एज lapse rate, and it is due to a adiabatic process because with the increase of volume of this air parcel its temperature decreased, we call it adiabatic lapse rate। I hope आपको adiabatic processes और ये पूरा फंडा जो है वो समझ आया होगा। Excuse me। All right। So if the temperature reduces, this is known as adiabatic cooling या positive adiabatic lapse rate या positive lapse rate, right। adiabatic cooling हो रही है यहाँ पे with the increase of height per किलोमीटर के हिसाब से 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम होता जा रहा है, राइट। सो लेट अस सी दी स्टेटमेंट्स नाउ। स्टेटमेंट्स के माध्यम से देखते हैं, एडियाबैटिक लैप्स रेट को समझने की कोशिश करते हैं। सो इट डिफर्स, इट क्या, नॉर्मल लैप्स रेट डिफर्स फ्रॉम एडियाबैटिक लैप्स रेट विच इन्वॉल्व्स टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू द राइजिंग और सिंकिंग ऑफ एयर पार्सल। नाउ इन नॉर्मल लैप्स रेट हमने क्या पढ़ा है कि देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, बट यहां पर कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अगर आप 0 मीटर हाइट पर अगर टेम्परेचर नाप रहे हैं तो आप किसी और पार्टिकल का नाप रहे होंगे। यहां पर एयर के पार्टिकल अलग होंगे और यहां पर एयर के पार्टिकल अलग होंगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ एडियाबैटिक लैप्स रेट आप वही सेम एयर पार्सल का टेम्परेचर नाप रहे हैं जब वो यहां पर प्रेजेंट था और जब वो यहां प्रेजेंट। दैट मीन्स यहां पर क्या है, वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हुआ है, वर्टिकल राइज ऑफ एयर हो रहा है। सो इन एडियाबैटिक लैप्स रेट देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ गैस या मूवमेंट ऑफ एयर। इन नॉर्मल लैप्स रेट हम दो अलग अलग जगह का टेम्परेचर नाप रहे होते हैं, यानी कि आप यहां के पार्टिकल्स का टेम्परेचर नापेंगे और आप यहां के पार्टिकल्स का टेम्परेचर नापेंगे। आपको एक ट्रेंड नजर आएगा कि विद द इंक्रीज ऑफ पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये आपको ट्रेंड नजर आएगा। बट इन अ एडियाबैटिक लैप्स रेट अ पार्सल ऑफ एयर विल राइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टुवर्ड्स मतलब away from the surface of earth, it will rise, and as it rises it will expand, as it expands the temperature will decrease, simple as that।
दिस इज नोन एज एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है। सिंकिंग ऑफ, उसके अलावा देखिए एडियाबैटिक लैप्स रेट इज नॉट द असेंडेंस ऑफ एयर, दिस इज असेंडेंस ऑफ एयर, राइट। द एयर जो है वो राइज हुई, देयर इज ऑल्सो डिसेंडेंस ऑफ एयर, समझेंगे आगे समझाता हूं डिसेंडेंस ऑफ एयर क्या है, राइट, या सिंकिंग ऑफ एयर कहा जाता है उसे। द वर्ड एडियाबैटिक मीन्स दैट नो आउटसाइड हीट इज इन्वॉल्व इन द वार्मिंग और कूलिंग ऑफ द एयर, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर विदाउट एक्सचेंज ऑफ एनी हीट फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर ड्यू टू द एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ फ्लूइड, राइट, इज नोन एज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ लैप्स रेट जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट समझने की अब हम कोशिश करते हैं, DALR, ठीक है। ये थोड़ा सा GS1 से बाहर निकल रहा है, ऑप्शनल की टेरिटरी में ये जा रहा है, बट यहां पर एक बार समझना जो है वो हमारे लिए जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को, ज्यादा डिटेल में नहीं। एडियाबैटिक लैप्स रेट अगर आपको समझ आ गया तो ही वो सफिशिएंट है, उसी के बेसिस पर हम क्लाउड फॉर्मेशन या ड्राई एटमॉस्फेयर उन सबको समझ लेंगे एडियाबैटिक लैप्स रेट में, राइट। बट ड्राई एडियाबैटिक और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट को भी एक बार देख लेते हैं। द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, जिसको DALR बोलते हैं, इज द रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर विद द ऑल्टीट्यूड फॉर अ पार्सल ऑफ ड्राई और अनसैचुरेटेड एयर विद लेस मॉइस्चर राइजिंग अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, ठीक है। सो इस केस में क्या है, ये ड्राई एयर है, राइट। ये ड्राई एयर जो है वो राइज कर रही है, ऊपर जाके एक्सपेंड कर गई, यहां पर आके इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, काम खत्म, ठीक है। दिस इज नोन एज DALR। ये एग्जांपल किसका दिया था मैंने, ये ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट का। ड्राई का मतलब क्या है कि दिस एयर पार्सल डू नॉट हैव मच ऑफ अ मॉइस्चर इन इट, वाटर वेपर्स जो है वो इसमें कम है, ठीक है। मान लीजिए दिस वाज अ वेरी, मतलब काफी जो है वो एरिड सरफेस थी, बिल्कुल सूखी सरफेस थी ये, उसके ऊपर की ये एयर थी, तो ये एयर में भी ज्यादा मॉइस्चर नहीं था, ठीक है। अनसैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर का मतलब क्या है, ड्राई एयर, दैट मींस जिसमें मॉइस्चर जो है वो कम हो, हैज लेस देन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। जब आपने सुना होगा, कई बार आप न्यूज में देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं कहीं कि 97% जो है वो ह्यूमिडिटी है, राइट। सो दैट मींस दैट इज सैचुरेशन ऑफ एयर, कि अर्थ जो है वो 90%, अर्थ का एटमॉस्फेयर या आपके रीजन में, अभी जो आपके रीजन में जो एटमॉस्फेयर है वो इस समय 97% सेचुरेशन पर है, यानी ह्यूमिडिटी उसमें 97%, मान लीजिए ह्यूमिडिटी उसमें 97% है, राइट। व्हेन अ राइजिंग एयर पार्सल हैज लिटिल मॉइस्चर, कंडेंसेशन ड्यूरिंग अपलिफ्टमेंट इज लो, द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज्ड इज लो, लेस एडिशनल हीट फ्रॉम इनसाइड। देखिए अब यहां पर आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, कि मान लीजिए ये कोई गर्म सरफेस नहीं थी, पानी की सरफेस थी, ठीक है। पानी की सरफेस के ऊपर एडियाबैटिक लैप्स रेट समझते हैं। मान लीजिए सरफेस पानी का है, इस पे ये विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द डेंसिटी विल डिक्रीज, राइट। और ये एयर पार्सल है, अब इस एयर पार्सल में ऑब्वियसली क्या होगा, मॉइस्चर होगा बहुत सारा, ठीक है। अब ये एयर पार्सल जो है वो जैसे ही राइज करेगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, मान लीजिए यहां तक ये पहुंचा, इसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से घट गया, ठीक है। तो जब तक ये यहां पहुंचा, ये इतना ठंडा हो चुका था कि इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वेपर के फॉर्म में, वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस हो गए। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया क्लाउड फॉर्मेशन। दिस इज हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। या ये हम आगे चल के प्रेसिपिटेशन वाले टॉपिक में, रेनफॉल वगैरह वाले टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। एडियाबैटिक लैप्स रेट की वजह से ही क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है विद द असेंडेंस ऑफ एयर। ये मॉइस्चर वाली एयर ऊपर गई, ऊपर गई तो एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड हुई तो ठंडी हुई, तो उसमें जो वाटर वेपर्स थे वो उन्होंने क्लाउड फॉर्म कर लिया। और जब बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो वो बरस भी जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह क्लाउड फॉर्म होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है। सो विद, अगर इसमें इसमें मॉइस्चर की कमी है, ठीक है। सो विद द राइज ऑफ ऑल्टीट्यूड क्या होगा, कंडेंसेशन ड्यूरिंग अपलिफ्टमेंट जो है वो कम होगा, ठीक है। दैट मींस मॉइस्चर कम है तो उनके पास लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी तो कम होगी ना, ठीक है। अब जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, रेन के फॉर्म में बरसते हैं, तो बेसिकली वो अपनी हीट जो है वो रिलीज कर देते हैं। जिस हीट की वजह से वो वेपर बने थे, दैट इज कंडेंसेशन, लेटेंट हीट जो थी वो उसको रिलीज कर देते हैं।
रिलीज कहाँ करते हैं, इमीडिएट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं वो, और बरस जाते हैं खुद। लेकिन अगर एयर ही ड्राई होगी तो वो क्या रिलीज करेगा, ठीक है, दैट मीन्स लेस एडिशनल हीट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से हीट ही नहीं आएगी उसमें। एज रिजल्ट द फॉल इन टेम्परेचर विद हाइट इज ग्रेटर कंपेयर टू एडियाबैटिक लैप्स रेट या नॉर्मल पार्सल ऑफ एयर। सो जो वेट एयर होगी ना, जिसमें, समझ रहे हैं आप, जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, राइट, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वो ऊपर जाके कंडेंस होगा, कंडेंस होगा तो वो अपनी लेटेंट हीट छोड़ेगा, लेटेंट हीट छोड़ेगा तो टेम्परेचर यहां का बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो ऊपर जाकर जो एडिशनल हीट है, कंडेंसेशन की लेटेंट हीट जो है वो रिलीज नहीं होगी, तो यहां पर टेम्परेचर कम होगा। तो ड्राई एयर जब एक्सपेंड करती है और वेट एयर जब एक्सपेंड करती है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ड्राई एयर जब एक्सपेंड करती है तो वो ज्यादा ठंडी होती है एज कंपेयर टू वेट एयर, क्योंकि वेट एयर में जो वाटर वेपर्स हैं दे विल रिलीज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, हेंस वार्मिंग ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट द फॉल इन टेम्परेचर विद हाइट इज ग्रेटर कंपेयर टू एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब ये ना आपको सर के ऊपर से जाते हुए दिखेंगे कॉन्सेप्ट ये, ठीक है, कि ड्राई और वेट एयर एक्सपेंड करी, ड्राई एयर ज्यादा ठंडी होगी एक्सपेंड होने पर और वेट एयर कम ठंडी होगी एक्सपेंड होने पर। ये जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना, प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन्स वगैरह, वहां पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, रफली 8 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट is mainly associated with stable conditions because it has less moisture। तो देखिए, ड्राई एडियाबैटिक, ड्राई एयर होगी तो ज्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है, वेट एयर होगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके वहां पर बादल बन जाए, ठीक है। वो बादल बन गए तो उन्होंने लेटेंट हीट छोड़ दी, गर्म हो गया वहां पर एटमॉस्फेयर और जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि साइकिल में ट्रेंड क्या है, विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द, सॉरी नॉट द साइकिल बट, साइकिल वाला फंडा आगे समझेंगे, ठीक है। साइकिल मैंने अभी गलती से वर्ड ये बोल दिया, वैसे साइकिल जो है वो आगे आने वाले टॉपिक में समझेंगे क्या है एडियाबैटिक साइकिल, कहां पर एक्ट करती है, राइट। सो लेस मॉइस्चर होगा तो वो ज्यादा हाइट तक जो है वो एडियाबैटिक लैप्स रेट परफॉर्म कर सकता है, ज्यादा मॉइस्चर होगा तो ज्यादा हाइट तक एडियाबैटिक लैप्स रेट परफॉर्म नहीं होगा, जल्दी ही क्लाउड फॉर्मेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, हीट रिलीज हो जाएगी और एडियाबैटिक जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है, व्हेन एन एयर पार्सल दैट इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर राइजेस, जानते हैं हम क्या होगा, सम ऑफ द वाटर वेपर विल कंडेंस एंड रिलीज लेटेंट हीट, जो कि एडिशनल हीट होगी, जो कि अंदर आ जाएगा वहां पर, राइट, जो एक्सपेंड हो रहा था। दिस प्रोसेस कॉजेज द पार्सल टू कूल मोर स्लोली देन इट वुड इफ इट वर नॉट सैचुरेटेड, है ना। अगर ये सैचुरेटेड ना होगा तो मान लीजिए यहां पर जो है वो कुछ बादल बन गए, ठीक है, तो इस पार्सल का टेम्परेचर जितना घटना था उतना नहीं घट रहा है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज हो गई। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होती जाएगी, सो द रेट, यानी लैप्स का जो रेट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इट समवेयर अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, वैसे मैंने आपको 10 बताया, ठीक है, 8 भी है, वेरी करता है ये अलग अलग एरिया के हिसाब से, ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, आई हैव अदर, यस। सो वेट एयर के लिए समझ गए ना हम, बिल्कुल सिंपल है। जैसे वेट एयर राइज करेगी, जो वाटर वेपर है वो ठंडा हो जाएगा, वो कंडेंस होने की कोशिश करेगा, वो कंडेंस होगा तो वो अपनी लेटेंट हीट छोड़ेगा, तो जो एयर पार्सल राइज हुआ था उसका टेम्परेचर जो है वो उस रेट से नहीं घटेगा जिस रेट से ड्राई एयर पार्सल घट रहा था, ठीक है। द मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट वेरीज कंसिडरेबली बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज हाईली वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी के ऊपर वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो अलग रेट दिखाएगा, और मान लीजिए किसी शहर के ऊपर अलग दिखाएगा, किसी रूरल एरिया के ऊपर अलग दिखाएगा। तो वेरिएशन जो है वो यानी कि स्पेशल वेरिएशन वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट में भी है, ठीक है। द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर द स्मॉलर द एडियाबैटिक लैप्स रेट, बिकॉज द कंडेंसेशन प्रोसेस कीप्स ऑन एडिंग मोर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ऑन एन एवरेज इट इज टेकन 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। देखिए, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट में डिफरेंस क्या है कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट में जब विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द टेम्परेचर विल डिक्रीज,
बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एयर पार्सल। सेम केस में वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट में विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द टेम्परेचर विल डिक्रीज with the expansion of air parcel, but wet adiabatic lapse rate it also have water vapors. So the with the increase of height the water vapors will start condensing या condensation इसमें शुरू होगा, they will release the latent heat of condensation, hence the rate of decrease of temperature is slow as compared to the dry adiabatic lapse rate which is at 8 degrees Celsius per kilometers and wet adiabatic lapse rate is at 4 degrees Celsius per kilometer. And this is due to the presence of water vapor, because with the increase of height the temperature will decrease, so water vapor will start condensation and they will release the latent heat of condensation, hence slowing down the process of decrease of temperature with increase of height. That means slowing down the overall adiabatic lapse rate. So wet adiabatic lapse rate is less than dry adiabatic lapse rate. बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, ये प्रेसिपिटेशन में आगे बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट बन जाएगा, राइट। द वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट इज मेनली एसोसिएटेड विद अनस्टेबल कंडीशंस। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट स्टेबल कंडीशंस है वहां पर, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर नहीं है। वेट एडियाबैटिक लैप्स अनस्टेबल कंडीशन इसीलिए है क्योंकि स्लो हो जाएगा ना प्रोसेस, बीच बीच में कहीं बादल बन जाएंगे, फिर स्लो हो जाएगा डिक्रीज इन टेम्परेचर, फिर बादल बन जाएंगे, फिर स्लो हो जाएगा डिक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। सो इट इज नॉट अ stable condition, wet adiabatic lapse rate, right? So as the air parcel rises and cools it may eventually lose its moisture through condensation. Its lapse rate then increases and approaches the dry adiabatic value. अब एक और चीज है, एक ऐसा लेवल आएगा जब पानी जो है वो कंडेंस होकर चला जाएगा, ठीक है, बिखर जाएगा। उसके बाद जब वो एयर पार्सल राइज करेगा तो वो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की तरह एक्ट करेगा फिर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एयर मॉइस्चर था वो कंडेंस होकर बरस गया, ठीक है। यहां पर आकर हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। लेकिन यहां पर मैं आपको सब्सिडेंस वाला कारण भी बताना चाहूंगा। एक और फंडा होगा यहां पर, सरफेस ऑफ अर्थ है, ये एयर पार्सल जो है वो अर्थ के सरफेस के नजदीक भी आएगा, और जैसे जैसे वो, यानी कि इसको बोलते हैं सब्सिडेंस ऑफ एयर। सो ये एयर पार्सल जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के नजदीक आता जाएगा, दी वॉल्यूम ऑफ दिस एयर पार्सल विल डिक्रीज, hence there will be an increase in temperature. So with decrease in height there will be an increase in temperature, right? इस वजह से क्या क्या कंडीशंस पैदा होती हैं? ड्राई कंडीशंस पैदा होती हैं, क्योंकि यहां पर बहुत टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे आने वाले टॉपिक्स में ये रिवर्स जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस का या सब्सिडेंस ऑफ एयर जो है वो समझाऊंगा आपको मैं। वहां पर ड्राई एटमॉस्फेयर जो है वो कंडीशंस पैदा होती हैं, बट अदरवाइज एडियाबैटिक लैप्स रेट की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें क्लाउड फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिल रही हैं, हमें कंडेंसेशन देखने को मिल रहा है, और हमने DALR और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट दोनों में डिफरेंस समझा। नॉर्मल लैप्स रेट समझा हमने विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, द जनरल ट्रेंड इज दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेस, राइट, एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। सो दिस वाज द वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, राइट। सो वेरिएशन टेम्परेचर हम टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? मैंने आपको क्या बोला? स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस पढ़ना है ज्योग्राफी में हमने, तो टेम्परेचर में भी हम क्या पढ़ेंगे? स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस। तो वर्टिकल वेरिएशंस, हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस, टेम्परेचर इन्वर्जंस एंड आइसोथर्मल लाइंस हमें पढ़ना था, जिसमें आज हमने वर्टिकल वेरिएशंस में क्या पढ़ डाला? नॉर्मल लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट। आई होप ये दोनों आपको समझ आए होंगे। नॉर्मल लैप्स रेट की एप्लीकेशन क्या है? दैट वी कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ, हम बेसिकली ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर गंगा प्लेन्स में इतना है तो शिमला में कितना होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का अंदाजा लगाने के लिए काम आता है, फार्मिंग में काम आता है, ठीक है। मेटीरियोलॉजिस्ट के और भी कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं। और एडियाबैटिक लैप्स रेट की एप्लीकेशन कहां पढ़ेंगे हम? प्रेसिपिटेशन में और ड्राई एटमॉस्फेयर को समझने के लिए, राइट। सो दैट मीन्स क्लाउड फॉर्मेशन एज वेल एज ड्राई एटमॉस्फेयर को समझने के लिए एडियाबैटिक लैप्स रेट की इंपॉर्टेंस होगी। और नॉर्मल लैप्स रेट, द नेम सजेस्ट, with the increase of altitude the temperature decreases. This is the application of normal lapse rate, right? So cause and effect का फंडा समझना है हमें, स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस को समझना है, ठीक है, और रिवीजन करते रहना है। पिछले टॉपिक्स जो हैं वो आपको थॉरली रिवाइज करने हैं।
आगे आने वाले टॉपिक्स के साथ जरूर आप लोग जुड़े रहेंगे। 10% एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली मेरा कोड यूज करेंगे, चौहान_sir_history, और मुझे अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए बाय शेयरिंग एंड लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, राइट। लाइक करें इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने ऑनलाइन लर्निंग जितने भी आप प्लेटफॉर्म पर या जहां पर भी आप अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वहां पर आप शेयर करें मेरी इन वीडियोस को, राइट। और कमेंट करें, फीडबैक दें, आपको सेशन अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आप जैसा भी फील करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन में आप लोग जानते हैं हम क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, राइट। सो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।